अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और न्यूज़ अपनी चुनावी यात्रा में पहुंचा है गोरखपुर में। इस वक्त जहां हम खड़े हैं ये तिवारी हाता है और तिवारी हाता का मतलब हम हरिशंकर तिवारी जी के घर में हैं। हमारे साथ हैं विनय शंकर तिवारी जो कि चिल्लूपार से विधायक हैं। उनसे बात करते हैं आने वाले इलेक्शन में क्या उनकी रणनीति है और कैसा जा रहा है अभी तक का उनका चुनाव प्रचार। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए कि ये बहुत सारी मीडिया में खबरें रहीं कि आपको और आपके बड़े भाई साहब को बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित किया गया। कहीं हमने आपका इंटरव्यू सुना, आपने बोला कि हमने खुद छोड़ दिया। सच्चाई क्या है? देखिए, हमने ही नहीं, देखिए सच्चाई अगर आप देखेंगे तो एक तथ्य किसी एक चीज़ से नहीं अवगत होता है, तथ्यात्मक उसका आपको अवलोकन करना पड़ता है। तो 2017 के चुनाव को अगर देखेंगे तो 19 लोग बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जीतते हैं और 19 में आज 3 लोग बचे हैं। 16 लोग या तो पार्टी छोड़ दिए या तो पार्टी ने उनको निकाल दिया या किन्हीं कारणों से, और वो चले गए, जो भी कारण रहे। तो ये क्या कारण थे? मैंने ये तो नेतृत्व को, समाज को, आप मीडिया साथियों को भी देखना चाहिए कि 19 ही जीतते हैं और 19 में 16 चले गए, 3 लोग बचे। तो उस पार्टी का क्या अस्तित्व है, उसके नेतृत्व का क्या की स्थिति है, तो ये तो अपने आप स्पष्ट है कि कौन किसको निकाल रहा है, कौन छोड़ रहा है। तो ये तो इन परिणामों से स्पष्ट, इसमें कुछ कहने की बहुत आवश्यकता नहीं रह जाती है। लेकिन एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा जो प्रोजेक्ट होता है हमेशा, वहाँ सतीश चंद्र मिश्रा हैं, वो बार बार ब्राह्मणों की बात करते हैं और ये राजनीति हम सबने देखी है वहाँ जिस तरह से हो रहा है। ऐसा आखिरी समय में आप समाजवादी पार्टी में आपने चुना, समाजवादी पार्टी में आना। एक अखिलेश यादव के सपने में भगवान कृष्ण आके उनको बता रहे हैं कि वो जीतेंगे। क्या आपके सपने में भी ऐसा कोई अवतरित हुआ था? हमारे सपने में जनता अवतरित है और जनता देख रही है। क्या है कि आप देखिए, अगर जहाँ तक ब्राह्मण चेहरे की बात करते हैं, खुशी दुबे के ऊपर अन्याय हो रहा है, कहीं कोई बोल नहीं रहा है। हम पहले व्यक्ति हैं, पहले विधायक हैं जो हमने पत्र लिखा, लोगों से उसको आरोप लगाया। अंकुर शुक्ला के यहाँ कूच कर हत्या कर दी गई है, कोई पहुँचता नहीं है उसके घर। हम लोग उसके लिए धरना देते हैं, जाते हैं। रायबरेली में हत्या हो जाती है, कोई उसको पूछता नहीं है। तो आज विवेक तिवारी को मार दिया जाता है, पैसा दे के उसको आप किसी की जान की कीमत पैसे से आप सरकार ने लगाने का काम किया है। दूसरी तरफ जिनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे हैं उनको सरकार सम्मानित कर रही है। तो आप ये बताओ कि जहाँ तक ब्राह्मणों की बात है तो ब्राह्मणों का जितना पीड़ित ब्राह्मण है इस पूरे सरकार में, खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मण जितना पीड़ित है, मेरे ख्याल से अभी तक के इतिहास में ब्राह्मण कभी इतना पीड़ित और सताया नहीं गया था। संस्कृत अध्यापकों की हालत ये है जिसको शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं कि भाई ने संस्कृत के लिए इस सरकार ने कोई काम नहीं किया है, जबकि ये सरकार अगर देखा जाए तो ब्राह्मणों के मत से बनी हुई सरकार है, ब्राह्मणों के वोट की सरकार कही जाती है। खासकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप होता है कि ये ब्राह्मणों ने इसकी बनाया है इस सरकार को। लेकिन ऐसी पहली सरकार है जो अपने मतदाताओं की उपेक्षा की है और पहले ऐसा नेतृत्व है जिसने खासकर अपने मतदाताओं का और खासकर ब्राह्मणों की उपेक्षा की है। लेकिन जी, आपने खुशी दुबे का नाम लिया, आपने चिट्ठी लिखी उनके लिए। ये कितना आपको जायज़ लगता है एक ऐसा मामला जिसके साथ वो जुड़ाव था? विकास दुबे, एनकाउंटर होता है, विक्रूकांड होता है, बहुत पुलिस वाले मारे जाते हैं और एक अपराधी को ब्राह्मण के से जोड़ देना और उसके लिए पैरवी करना, क्या लगता है आपको ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। आप देखो, क्या है, कोई भी व्यक्ति न्यायपालिका से ऊपर नहीं हो सकता है। किसी चीज़ के लिए कार्यपालिका, हम या आप, किसी को दोषी ठहराने वाले कौन होते हैं? जब तक न्यायपालिका उसको दोषी नहीं ठहरा देती, ठीक है, विकास दुबे गलत हो सकता है, हम उसकी वकालत वहाँ पे नहीं कहते हैं, लेकिन उसको बुला के आप हत्या करने का अधिकार आपको किसने दे दिया है? कि संविधान काहे लिए बनाया गया है? न्यायपालिका किस लिए बनी हुई है? तो आपको न्यायपालिका में उस बात को रखना चाहिए, कोर्ट में उस बात को रखना चाहिए। कोर्ट में अगर आप रखते, कोर्ट उसको फांसी देती, कोर्ट उसको सजा देती, उसको पूरा होता। तो आप ये जो कह रहे हैं जिस तरह से गाड़ी पलटी, आप उसको आप कैसे देखते हैं उस चीज़? ये स्वयं में मैंने सरकार ने हत्या कराई है, गाड़ी नहीं पलटी है। सबके टायर फट जा रहे हैं, ये कौन सा टायर था जो उसी में फट रहा है? बाकी जगह टायर नहीं फट रहे हैं, केवल कोई ब्राह्मण जा रहा है तभी टायर फट रहे हैं। तो ये शुद्ध रूप से संविधान का उल्लंघन है और कानून, मैंने इस सरकार का संविधान में विश्वास ही नहीं रह गया है। अगर संविधान में विश्वास होता तो कम से कम वो सरकार जो है उसको कोर्ट में ट्रायल करती। आप उसको पकड़ लिए थे, कोर्ट में ट्रायल करते, क्या समस्या थी? उसके खिलाफ आपके पास एविडेंस थे, आप एविडेंस देते और दुनिया जानती कि भाई देखिए ये गलतियां हो रही हैं। अगर गलतियां होती उसको फांसी पे आप चढ़ाते, जो भी सजा होती। तो इसके लिए न्यायालय बना है कि नहीं बना है? इसलिए तो हमारी व्यवस्था है।
तो और जहाँ तक खुशी दुबे की बात है, खुशी दुबे 2 ही दिन तो आई हुई थी। 2 दिन पहले उसने कौन सा अपराध कर दिया था? वो उस घर की तो थी नहीं, और आज तक वो जेल में बंद की गई है। ताकि उसका अपराध क्या है? तो बिना अपराध बताए आप और दूसरी तरफ महिमा मंडित कर रहे हैं आप और लोगों को, तो ये उचित नहीं है, कतई उचित नहीं है। जी, आपने कानून न्याय व्यवस्था की बात की, और जिस तरीके से आपके एंटरप्राइजेस पे भी सीबीआई की रेड पड़ी है, 750 करोड़ का कुछ मामला है, उसको आप किस तरह से बताएंगे? ये देखिए, जो कुछ है सरकार का उत्पीड़न है। भाई अगर कुछ है तो आप हमसे बात कर रहे हो, हम जो बैंक हैं, बैंक उससे बात कर रहे हैं, उसमें वो अगर कहीं कोई उसका फोर्जरी का मामला हो, फ्रॉड का मामला हो, व्यवसाय में घाटे और फायदे सबके होते हैं, और बैंक व्यवसाय करती है न कि कुछ और काम करती है, तो किसी को भी घाटा हो सकता है, किसी को भी फायदा हो सकता है। उसका निर्णय बैठ के उसके लिए फोरम बने हुए हैं, सीबीआई उसका फोरम नहीं है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें और खासकर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों की बात करें तो अब तक 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहे हैं। हम आपके भी फैमिली का इतिहास देखें तो सरकार चाहे कल्याण सिंह की रही हो, राजनाथ सिंह की रही हो, लेकिन मंत्री पद हमेशा मिलता रहा है। तो इस प्रदेश ने जिसने 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए हैं ऑलरेडी, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या हुआ कि ब्राह्मण जो चेहरा है वो खुद अपने आप हाशिए पे आता हुआ दिख रहा है आपको? ये सरकारों का, खासकर भारतीय जनता पार्टी जैसे सरकारों का, जिसने ये कहा कि हम आपकी बात करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इस बातों को दरकिनार करने का काम किया है, खासकर ब्राह्मणों को दरकिनार करने का काम किया है, और कभी भी केवल मत लेने की बात कही है, मत के अलावा, वोट के अलावा किसी हित की बात नहीं की है। और 6 चेहरे रहे तो 16% संख्या है ब्राह्मणों की पूरे प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की संख्या 16% है। अगर 16% के लोग, और ब्राह्मण समाज खासकर पूरे प्रदेश में अपना एक स्थान रखता है और समाज के उन्नत के लिए काम किया। ब्राह्मणों ने समाज सदैव, चाहे वो ऐतिहासिक रूप से ले लीजिएगा, पौराणिक रूप से ले लीजिएगा, ब्राह्मण समाज ने समाज के हित के लिए काम किया, और आज समाज के दरकिनारे खड़ा हुआ है, और उसकी स्थिति दलितों से भी बुरी है। अच्छा, जिस तरीके से गोरखपुर की राजनीति आप देख रहे हैं, और गोरखपुर में जो 2017 में हुआ, वो आपको क्या लगता है क्यों हुआ, और क्या उससे पहले कभी ऐसा हुआ था कि यहाँ पुलिस की रेड पड़ी हो? देखिए, हमने कहा ना कि जब ये, और पहले ही आपसे कहा कि वो कभी भी अहंकार का जब कोई काम होता है तो गलत होता है। जो कुछ हुआ उसका प्रतिकार जनता ने किया और लोगों ने देखा, तो जब प्रतिकार जनता ने किया इसका मतलब गलत है, क्योंकि जनता ही अंतिम फैसला करती है। तो जनता ने इसका फैसला कर दिया, अगर जो जैसा था उसका फैसला जनता ने कर दिया, हमें कुछ उस पर कहने की बहुत आवश्यकता नहीं रह गई है। अब आप समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, आप ये कहा जाता है कि जिधर हाथे का रुख होता है, सरकार का रुख वैसा वैसा होता है। तो क्या कोई मंत्रिमंडल या कोई मंत्री पद का आपको अखिलेश यादव ने आश्वासन दिया है कि आपको दिया जाएगा ये, क्योंकि आप एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेंगे इस बार चुनाव में? नहीं, इम्पॉर्टेंट फैक्टर होना ये जनता का आशीर्वाद है, और कोई भी चीज़ देना और लेने की बात, ये कोई हमारी दुकानदारी नहीं है कि हम कुछ दे रहे हैं और कुछ ले। हम ये चाह रहे हैं कि जनता कम से कम इस अहंकार और जो समस्या है इससे निजात मिले, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, न कि किसी पद की लालसा और उसके लिए नहीं कर रहे। भगवान ने इसको हमको पहले भी दे रखा है, उसकी कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रदेश की जनता को अहंकार से मुक्ति मिले, इस उत्पीड़न से मुक्ति मिले, जो उत्पीड़न हो रही है, सरकार उत्पीड़ित कर रही है, इससे मुक्ति मिले। अच्छा, डेवलपमेंट की बात करें, गोरखपुर में आप ये तो मानेंगे कि गोरखपुर में डेवलपमेंट हुआ है? जिस तरह से सड़कें बनी हैं, लाइट लगी हैं, फ्लाईओवर्स बने हैं, आप ये मानते हैं गोरखपुर में विकास हुआ है? अच्छा, किसी भी विकास की पहले अगर क्या होता है कि योजना पास होती है, योजनाओं की तिथि आप देखिए, कब किन योजनाओं को, किस तिथि को वो योजना पास हो रही है। जिन ब्रिज की बात आप कर रहे हैं, जिन सड़कों की आप बात कर रहे हैं, वो सड़क कब की पास हुई हैं, किस सरकार में वो स्वीकार हुई हैं। ठीक है, आज वो पूरी हुई हैं, लेकिन अगर आप गोरखपुर के दक्षिण चले जाइए तो आपको विकास वहीं दिखाई दे जाएगा कि विकास कहाँ है। विकास को आपको ढूंढना पड़ेगा, लग जाएगा कि आपको टार्च लेके विकास को ढूंढना पड़ेगा। वहाँ के किसान परेशान हैं, वहाँ के नौजवान परेशान हैं, बाढ़ से गांव की कटान हो रही है। एक ही बाढ़ में 3 गांव कट गए हैं, वो अपने अस्तित्व को समाप्त कर दिए हैं। अगर विकास यही है कि गांव समाप्त हो जाए, उसको कोई पूछने वाला ना हो, अगर ऐसा विकास है तो भगवान इस विकास से हमको बचाए, और ऐसा विकास गोरखपुर को नहीं चाहिए। जी, आपने बाढ़ की बात की, और आपके जो विरोधी हैं उनका लगातार ये कहना है, और इस बार इलेक्शन में ये बार बार कहा जा रहा है कि इस बार जब बाढ़ आई
तो आप अपने चुनावी क्षेत्र में नहीं थे, आप कहीं बाहर थे, और इस बात का जनता में बड़ा इस बात के लिए कि गुस्सा भी है वहाँ की जनता में। ये आप गलत आरोप है। आप चले जाइए, जितने दिन बाढ़ रही है, एक सिंगल दिन ऐसा नहीं रहा है, सिंगल डे ऐसा नहीं रहा है कि जब मैं बाढ़ क्षेत्र में ना रहा हूँ। कोई ना कोई दिन, चूंकि बाढ़ क्षेत्र का बहुत बड़ा इलाका रहा है, और हम नाव लेके थे, जहाँ नहीं पहुँच सकते थे वहाँ नाव से गए, जहाँ जैसे पहुँच सकते थे वहाँ गए, और पूरे क्षेत्र, पूरे बाढ़ के दौरान एक दिन भी मैं कहीं उधर नहीं। जो लगा रहे हैं उनसे पूछिए, अपना इतिहास देखें, अखबारों को देखें, और जहाँ की वहाँ की जनता से अगर कोई व्यक्तिगत रूप से कह रहा हो तो उसकी बात मैं नहीं जानता, लेकिन किसी गांव में चले जाइए, विनय शंकर तिवारी वहाँ पूरे बाढ़ के क्षेत्र में विद्यमान रहा और बाढ़ पीड़ितों के बीच में रहा हूँ। ये कहना केवल आरोप लगाना है, आरोप लगाना उचित नहीं है। विनय जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के एक और ब्राह्मण नेता हैं ब्रजेश पाठक, उनसे इस बारे में पूछा गया जब आप समाजवादी पार्टी आपने ज्वाइन की, तो उन्होंने कहा इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और कहीं ना कहीं उनका ये तंज था कि ये बहुत अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स है जो ये इस तरीके की हो रही है इलेक्शन आते ही जो आप छोड़ रहे हैं। देखिए, जो अपॉर्चुनिस्ट कह रहे हैं वो क्या थे, पहले उनके बारे में जान जाइए, क्या थे, उनका इतिहास कहाँ से शुरू होता है, इसको भी जान जाइए। और ऐसे लोगों के ऊपर कुछ कहना अपने ऊपर ही गलत करना है, और ऐसे लोगों के ऊपर बोलना तुच्छता से ज़्यादा नहीं है। और उनका इतिहास क्या है आप देख लीजिए, पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, उसके पहले कांग्रेस में थे, बाद में भाजपा में आए, और दलीय इसके अलावा उन्होंने क्या किया, उनका योगदान क्या है किसी दल में, आप इसको देखने का काम करें तो इससे लग जाएगा कि क्या फ़र्क पड़ेगा। आज जो सीट तलाश रहा हो उसके बारे में हम क्या कमेंट करें। अच्छा, मैं 3 नाम लेता हूँ, आप बताइए आपके जहन में क्या आता है इन नामों से। योगी आदित्यनाथ। देखिए, क्या है, नाथ संप्रदाय और सनातन दोनों 2 चीज़ें हैं, और आज की तारीख में संप्रदायवाद से सनातन धर्म को कहीं न कहीं समस्या बनी हुई है। और नाथ संप्रदाय की जब हम बात करेंगे तो कहीं न कहीं सनातन को हम ठेस पहुंचा रहे होंगे, सनातन को हम चोट पहुंचा रहे होंगे, क्योंकि नाथ संप्रदाय बौद्ध धर्म के वज्रयायनी शाखा से निकला हुआ संप्रदाय है। तो निश्चित रूप से हम सनातन को चोट पहुंचाएंगे, और हम लोग सनातनी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो निश्चित रूप से आज सनातन को हमें बचाने की आवश्यकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ सनातन नहीं है? कैसे सनातन? अगर नाथ है, आप खुद निर्णय करो। अगर दोनों, आप 2 चीज़ कैसे हो सकते हो? अगर नाथ संप्रदाय का भी आप हो सकते हो और सनातनी भी हो सकते हो, क्या ये संभव है? कोई व्यक्ति एक साथ 2 चीज़ हो सकता है क्या? ये संभव है क्या कभी? और सनातनी होते तो सनातनी व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण करता है, शिखा धारण करता है, तिलक धारण करता है। नाथ संप्रदाय ये धारण नहीं करता है, और वो बिल्कुल अलग है। और पूर्णतया नाथ संप्रदाय में और सनातन में 36 का मामला है, 1-2 का मामला नहीं है। और हम सनातनी जब भी पूजा करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं। संप्रदाय के लोग जब भी पूजा करते हैं, चाहे वो नाथ संप्रदाय हो, चाहे कबीर पंथी हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे महावीर हो, वो गुरुओं की पूजा करते हैं। तो हम गुरु की पूजा नहीं करते हैं, हम ईश्वर की पूजा करते हैं। तो नाथ संप्रदाय में और सनातन संप्रदाय में ये फ़र्क है। तो वो लोग गुरु की आराधना करते हैं, ईश्वर की आराधना राजनीतिक रूप से करते हैं। आपको याद है लास्ट टाइम आप गोरखनाथ मंदिर में कब गए हैं? हम कह रहे हैं सनातनी है तो हम किसी संप्रदाय में क्यों जाएंगे? हम नहीं जाते वहाँ पे। अरे हम नाथ संप्रदाय को मानते नहीं है, हम तो सनातनी हैं, हम ईश्वर को मानते हैं। हम राम के पास जाते हैं, हम कृष्ण के पास जाते हैं, हम शंकर की पूजा करते हैं, हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, गणेश की पूजा करते हैं। हम कोई किसी गुरु की पूजा नहीं करते हैं। मायावती, अगर मैं, जैसे मैंने नाम लिया योगी आदित्यनाथ का, अगर मैं नाम लूँ मायावती का, तो आपके जहन में क्या आता है? देखिए, जब इस तरह से जब भी कोई बात करेंगे तो कोई जहन की बात नहीं है। कुल मिला के जब राजनीति की बात करेंगे तो विकास और आज की आवश्यकता है, पूरे प्रदेश की आवश्यकता विकास है, और कानून व्यवस्था है कि बेहतर कानून व्यवस्था मिले। तो आज ये दोनों चीज़ भटकी हुई है, और इन दोनों चीज़ों को ट्रैक पे लाने की ज़रूरत है। और यहाँ की जनता को महंगाई, खासकर महंगाई एक आज हमारी बहुत बड़ी समस्या है। स्वास्थ्य की सेवाएं हमारी बहुत बड़ी समस्या है। इनके ऊपर काम हो, किसी के जेहन में आने न आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अखिलेश यादव को लीडर के रूप में आप कैसे देखते हैं? एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या ऐसी वो एक्स फैक्टर है जिसके वजह से इस बार वो चुनाव जीत सकते हैं? देखिए, क्या है कि उन्होंने एक काम किया है, एक सोच है। किसी की क्या होती है, किसी भी लीडर में सोच होनी चाहिए, एक डेवलपिंग सोच होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने इस बात को प्रमाणित करने का काम किया, चाहे वो मेट्रो ले आके, लखनऊ में मेट्रो ले आने की बात हो, एक्सप्रेस वे ले आने की बात हो, कैंसर अस्पताल ले आने की बात हो,
जनेश्वर मिश्र पार्क बनाने की बात हो, 100 नंबर डायल की बात हो, तो इस तरह से दर्जनों ही हैं। अगर आप जोड़ाएंगे तो बहुत दर्जनों डेवलपमेंट के, तो वो इससे उनके जो विकास के प्रति सोच है वो प्रदर्शित होती है। बाकी लोगों में ये सोच आपको कहीं प्रदर्शित नहीं होती है। दूसरे का फीता काट के हम विकास की बात को नहीं कर सकते हैं। आखिरी सवाल, चुनाव का बिगुल बज चुका है, आप लोग भी क्षेत्र में जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्या लगता है जीत के लिए आप कितने सुनिश्चित हैं? और ऐसी 5 चीज़ें जो आप शायद नहीं कर पाए हों इतने सालों में, आप क्या नया करना चाहते हैं चिल्लू पार की जनता के लिए? नहीं, देखिए देखिए विकास एक सतत प्रक्रिया है। कोई एक चीज़ नहीं होती कि आज हम 5 चीज़ कर देंगे तो विकास हो जाएगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि कोई अंतिम हो विकास। आज आवश्यकता कुछ है, कल की आवश्यकता कुछ होगी, और हमने जो चिल्लू पार की जनता से वादा किया था उन वादों को पूरा किया। जैसे हमने जब हम चुनाव लड़ने हम जब आए थे तो वहाँ की एक लाइफ लाइन है राम जानकी मार्ग। तो राम जानकी मार्ग उस समय बहुत बुरी हालत में था, स्टेट हाईवे हुआ करता था, उसको हमने नेशनल हाईवे में परिवर्तित करने का प्रयास किया और हम उसमें सफल रहे। और काफ़ी हद तक उसकी जो मरम्मत है, रिपेयर है, वो काम हो रही है और नेशनल हाईवे हो चुका, जो कि वहाँ के लोगों की आवश्यकता थी। दूसरे ITI, वहाँ पे शिक्षा के लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए ITI हम लोग लाए थे। वो पिछली ITI हमारे पिताजी के समय में आई थी, लेकिन वो 2007 में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई थी। मतलब ऐसी बिल्डिंग बनी थी जो उसमें प्रयोग करने से पहले ही गिरानी पड़ी उसको। मेरे ख्याल से इतिहास में शायद ही ऐसा कोई बिल्डिंग होगी जिसको आपने बनाया हो और उसका उपयोग ना किया हो और गिराना पड़ गया हो। उसको सरकार ने गिराया, नए ढंग से बनाए रही, तो ITI का वहाँ पे विकास हुआ है। इसी तरह से वहाँ ऐतिहासिक घाट है, लेटा घाट हमारे वहाँ, हम लोग उस घाट पे प्रयास कर रहे हैं कि वो घाट बेहतर ढंग हो जाए। बड़हलगंज जो है या चिल्लू पार जिसको कहते हैं, उस लेटा घाट के नाम से जाना जाता था, उस घाट को डेवलप करने की बात करते हैं, संस्कृत की बात करते हैं, ढेर सारी इस तरह की चीज़ें हैं। और विकास एक हमारी खासकर चिल्लू पार में बाढ़ एक बड़ी समस्या है। बाढ़ की समस्या से निजात मिल जाएगा तो तात्कालिक राहत हमें मिलेगी। जाते जाते ये बताइए, हर व्यक्ति अपना आकलन कर रहा है कितनी सीटें आएंगी। आपने बहुत सारी सरकारें बनते, बिगड़ते, दोबारा बनते हुए देखा है। आपको क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं, समाजवादी पार्टी कितनी सीटें लेके आ रही है? 300 के पार समाजवादी पार्टी सीटें जा रही हैं। आज देखिए भगदड़ जिस तरह से मची हुई है भारतीय जनता पार्टी में, कि मतलब ऐसी भगदड़ कभी आपने देखी थी क्या? कि रोज लोग छोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, ज्वाइन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के प्रति अपनी आस्था जता रहे हैं। तो 300 के पार सीटें जा रही हैं और अखिलेश यादव स्पष्ट बहुमत की 10 मार्च को सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई लेकिन नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। तो ये थे विनय शंकर तिवारी जी। इनका साफ मानना है कि 300 के पार इस बार समाजवादी पार्टी जो है उनको सीट आएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। हम जब रिजल्ट आएगा तो दोबारा आपसे बात करने आएंगे और जानेंगे कि अब अगर सरकार बनती है तो विनय शंकर तिवारी जी का क्या रोल होगा उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, धन्यवाद।